हाँ, मैं तो केवल राम भाई इतना ही बोलूंगा, अगर इन्होंने बजट को पढ़ा होता, समझा होता, महसूस किया होता तो इतने सारे कागज पन्ने उठा के ना लाते। मैं कुछ लेके नहीं आया, नीचे देख लीजिए, आराम से खाली हाथ बैठा हुआ। क्योंकि इस बजट के अंदर विकसित भारत की जो नींव देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में रखी थी, और उसमें बार बार आहुति के रूप में बजट जो हमारा बीच में आता है, जिससे हमें भरोसा है कि 2047 में हम विकसित भारत बना करके दिखाएंगे। ये उस बजट का जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये वो चल रहा है, ये बजट उस दिशा में आगे जा रहा है। कहाँ पे हमारे पास सिर्फ 17.5-18 लाख करोड़ रुपया होता था, आज हम 53 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इजाज साहब ने जो बात बोली, ये तो मुझे बोलनी चाहिए थी, इन्होंने बोल दी, इसीलिए कहा कागज पन्नों में उलझ गई है। ये कह रहे हैं किसानों ने लोन लेना ज्यादा कर दिया है। मतलब अपने आप में एक बात तो इन्होंने दर्शा दी कि लोन की फैसिलिटी किसानों को पहले से बेहतर मिल रही है, अगर किसी को लोन लेने की जरूरत पड़ गई तो। ये पहली आपने बताया कि विपक्ष के जो एनालिसिस थी और जो रिसर्च थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है काम करते करते। तो ये पहली मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा और आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आपने बताया कि देश का किसान आज सरकार से जब भी कोई मांग करता है तो उसको वो मिलती है। 20-20 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाल दिया। भैया आप जब भी बात करते हैं बजट की, कहते हैं हमारी जेब में क्या आया, हमारी जेब में क्या आया। हम ये कहते हैं हमारी जेब के लिए नहीं बना है बजट कि हम अपनी जेब में डाल लें। ये बजट इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना है। ये बजट इस देश के किसान, युवाओं, महिलाओं, बच्चों के लिए बना है। ये बजट इस देश के अंदर रेल के लिए बना है। ये बजट इस देश के अंदर, इस देश में सेमीकंडक्टर लाने के लिए बना है, उसका हब बनाने के लिए बना है, बायोफार्मा का हब बनाने के लिए बना है। ये थोड़ी है कि बजट पास किया उसके बाद सारे नेता अपनी जेब में डाल दें और उसके बाद भ्रष्टाचार का ठप्पा आपके ऊपर लग जाए। ऐसी व्यवस्था हम नहीं चाहते। हमें चाहते हैं बजट देश में खर्च हो, जरूरतमंद के खाते में पहुंचे। इस देश की विकास के अंदर जहां हम आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं, पहली। मैं शुरुआती कमेंट में थोड़ा सा कम समय आपको दे पाऊंगा, लेकिन वरुण पुरोहित को मैं इन कराना चाहता हूं, इसके बाद मैं सबको शामिल कर लूं। वरुण पुरोहित, बहुत सीधा सवाल है। राहुल गांधी का अभी ट्वीट आप देखेंगे, वरुण जी दिखाई दे रहे हैं क्या? जरा उनको लेके आइए। हाँ, तो वरुण पुरोहित जी, सीधा सवाल है मेरा ये कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई किसी सेक्टर में कुछ नहीं है, क्राइसिस के लिए कुछ नहीं करके दिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि चुनाव 2026 में जहां हैं उनको लेकर एक मुश्त योजनाएं जो पहले जारी कर दी जाती थी वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी बात अलग है, लेकिन पहले जिस स्टेट में चुनाव है उसमें भर भर के घोषणाएं कर दी जाती थी। मसलन अभी बंगाल में आ रहा है तो बंगाल के लिए ढेर सारी योजनाएं दे दी जाती थी, उससे बाहर निकल रहे हैं, बात एक स्टेबिलिटी की कर रहे हैं। क्या ये आपको बेहतर नहीं लगता? राम साहब, आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में दिखाया कि 2013-14 में इतना था, 16.65 था, 53 लाख करोड़ बजट हो गया, फिर इतना वो इंक्रीज हुआ, 3 गुना इंक्रीज हुआ, उसी जितना बजट इंक्रीज हुआ उतने योजनाओं का पैसा इंक्रीज हुआ। तो इसमें मैं इसको कोई वो विशेष बात नहीं मानता। ऐसा नहीं किया कि वो बड़ा किया। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि नेताओं को, सारे राजनीतिक लोगों को, एनालिस्टों को, सबको जो अच्छी चीज जो बजट की वो बोलनी चाहिए, तो खराब हो उसको एनालिसिस करना। अच्छी चीज जो मुझे इसमें लगी वो लगी डिफेंस का, जो आपने भी जवाब दिया उसका भी दूंगा। डिफेंस बजट को इंक्रीज किया, बहुत मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि सच में चारों तरफ जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन से पॉलिटिकल कंडीशन बड़ी खतरनाक है, तो बजट बढ़ाया डिफेंस का, बहुत अच्छी बात करी, इसकी मांग भी उठ गई। लेकिन इसमें अग्निवीर योजना बंद करके रेगुलर भर्ती का प्रोविजन करते, बच्चों को नौकरियां मिलती, आर्मी वापस सुदृढ़ होती। आर्मी के कई जनरल सर सब बात भी कर चुके हैं आर्मी के अधिकारी की, भाई मिलिट्री के अधिकारी ओवरऑल, कि भाई 2 लाख 3 लाख आदमी कम पड़ रहे हैं तो उनको भर्ती करते तो और ज्यादा अच्छा। एक आयुर्वेद संस्थान का प्रमोशन और नए खोलना 3, ये भी बहुत अच्छी बात करी। तो आपने जो बात अभी एक और करी कि भाई पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, 2 राज्यों 3 राज्यों 4 राज्यों में चुनाव आ रहा है, वो इन्होंने बिहार में एक्सपेरिमेंट किया ही था, आसाम में कर ही रहे हैं, बजट में नहीं दिखा रहे, लेकिन खातों में तो इलेक्शन से पहले पैसे जा रहे हैं। 10,000 करोड़ के आसाम में जा जाके योजनाएं डाल रहे हैं। वो तो 10 साल में आप कर सकते थे, फिर ये दिखाते कि हमने ये विकास किया, आगे हम ये करेंगे जब तो समझ में आता। एंड मोमेंट पे आप ये कर रहे हो, तो पॉपुलिस्ट बजट लाना नहीं लाना, पर्टिकुलर राज्य में चुनाव हो, खातों में पैसे डालना, ये सब करना, वो वोट करप्शन की श्रेणी में आता है। इसलिए मॉरलिटी एथिक्स की बात हम ना करें सभी पार्टियों के। तो ये आपने कई बातों को बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो युवाओं के रोजगार की जो बात है, सबसे बड़ी जो जिस विषय पे आप आना चाहते हैं, देखिए आपने कहा कि आप, मैंने बजट बताया, ये 16-17 लाख करोड़ से बढ़कर 53 लाख करोड़ हुआ है बजट, है ना? ये परसेंटेज अगर आप जोड़ेंगे तो 3 गुना के आसपास, 300% के आसपास बढ़ा है। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये 2.25 लाख करोड़ से 12,20,000 करोड़, लगभग 600% के आसपास इसमें ग्रोथ है।
हाँ, लगभग 6 गुना, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं लगभग 6 गुना के आसपास। तो अवधेश जी और साथ साथ में जिंदल साहब, आप दोनों को लेकर आना चाहता हूं। अवधेश जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये रोजगार के सृजन नहीं करेगा? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा, बनेगा, कहीं भी बने, मतलब दीवार बने, इमारत बने, रेल का कॉरिडोर बने, क्या ये रोजगार के सृजन नहीं करेगा? या इसको ऐसे कहा जाए कि नहीं, आपने नौकरी की संख्या नहीं बताई कि 200 बढ़ेंगी कि 2000 बढ़ेंगी? देखिए, इसमें जो कहा ही गया है कि जो हम लोग युवाओं के लिए जो कार्यक्रम है कि शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्राइजेस से जोड़ना है और उसी के संदर्भ में घोषणा है। इस समय किसी भी बजट को, जैसे आपने खुद ही बता दिया है, अगर देखना है तो 2014-15 से लेकर 2026 तक का जो ये 19वां बजट है, बीच के अंतरिम बजट को छोड़कर, और उसको देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में धीरे धीरे एक पॉलिसी, विजन और साथ साथ जो है देश के आंतरिक संरचना, इस सब की दृष्टि से आते आते हम एक स्थिरीकरण के पोजीशन में है। अब जैसे मान लीजिए, अगर 99.1% रेलवे का हमारा विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, तो अब उसमें आगे क्या होगा? अब तो यह है कि जो है उसको कंसोलिडेट करना है, उसको बेहतर करना है, उत्कृष्ट करना है। अगर करीब 1.5 लाख से ज़्यादा किलोमीटर हमने अगर एक्सप्रेस हाईवे बना दिए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो अब उसमें थोड़ा बहुत जुड़ना है, लेकिन उसको कंसोलिडेट करना है धीरे धीरे आकर। उसी ढंग से जब जीएसटी में हमने इतना कर दिया, तो अब कर में क्या बदलाव हो सकता है? तो ये जब आप एक लंबे विजन से काम करते हैं, उसको लाते लाते उसको स्थिरांक पर ले आते हैं, तो वहां से फिर आप आगे की छलांग जो होती है उसको सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ना है। इस समय की जो हमारी चुनौतियां थी दुनिया के सामने, अभी भारत के एक एक व्यक्ति के मन में था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ अमेरिका से शुरू किया है, उसका असर दुनिया में जो उथल पुथल हो रहा है, जो टैरिफ को लेकर के है, दुनिया के विकास को लेकर के है, व्यापार लेकर है, और उसके कारण जो दुनिया असुरक्षित हुई है, उसमें भारत कहां खड़ा होगा, कैसे करेगा? वो थोड़ी बहुत लोग सैक्रिफाइस करने के लिए, भारत के लोग उसके लिए तैयार थे। तो उसके दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो शायद आने वाले समय में दुनिया भारत का पहला देश होगा जिसने डायरेक्ट फोकस अमेरिका को न करते हुए दुनिया के लिए भी एक देश विकसित होकर खड़ा होकर और दुनिया के व्यापार व्यवस्था में, दुनिया के सेवा क्षेत्रों में, दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, दुनिया के रक्षा सुरक्षा में क्या योगदान कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात रही है। हिंदुस्तान को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाला बजट है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन में बिठा दिया गया है। ये बजट क्या है? विजनरी बजट है, पाथ ब्रेकिंग बजट है। ये बजट किस लिए बना है? अमेरिका के टैरिफ का जवाब है ये बजट। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड से ज्यादा तेजी में लाने वाला ये बजट है। इससे आम आदमी को क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, युवा जिनको इंक्रीमेंट उतना नहीं मिल रहा था जितने डिजर्व कर रहे थे, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इससे क्या होगा? परिवार में खुशहाली आएगी। इस बजट से आपके घर का बजट चमकेगा। आकाश जिंदल की नजर से देखिए, इससे इन्फ्लेशन कम होगी, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आपका क्या होगा? सप्लाई चेन दुरुस्त होगी, तो एक तरफ आपकी कमाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपका खर्चा कम होगा। एक आम आदमी को क्या चाहिए? उसकी कमाई बढ़े, खर्चा कम हो। अब आप देखिए 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो जाएगा। 40,000 करोड़ सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? मोबाइल सस्ता, लैपटॉप सस्ता, एलईडी सेट, गाड़ी, सब में सेमीकंडक्टर चाहिए। टैरिफ का इससे बढ़िया जवाब क्या होगा? कहीं ना कहीं बहुत मुझे लगाया गया। 10 सेकंड और लूंगा। क्विक। उसके अलावा आप लगाइए बायो फार्मा आज की जरूरत है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर, कहीं ना कहीं जो चाइना ने किया था मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने के लिए, उससे कहीं ज्यादा तेजी दिलाएगा। यूएस जो टैरिफ और रिटेलिएटरी टैरिफ का खेल खेल रहा है, उसका जवाब है। मेरे हिसाब से बहुत विजडम, मैच्योरिटी के साथ बना हुआ बजट है। 100 में से 98 नंबर देता हूं। आइकॉनिक बजट है और यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस बजट। प्रेम कुमार जी, क्या पॉलिटिकल सिस्टम अभी इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए भारत का तैयार नहीं है कि आप अगर पॉपुलिस्ट चीजें उसमें नहीं डालेंगे, अगर आप लोक लुभावन चीजें उसमें नहीं ऐड करेंगे, तो फिर इसी तरह कहा जाएगा जैसे जेएमएम का भी अभी कुछ देर पहले एक रिएक्शन आया है कि स्वतंत्र भारत का सबसे खराब बजट है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है। देखिए, पहले राम जी आप कुछ आंकड़े लेकर आए थे, वहीं से बात शुरू करते हैं जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बजट का आकार
2.68 लाख करोड़ था, जब वो छोड़कर गए तो 4.5 लाख करोड़ हो गया। मनमोहन सिंह जी ने के सरकार में वो लगभग 17-18 लाख करोड़ तक पहुंचाया, 3 गुना से ज्यादा 10 साल में, और वो 17-18 करोड़ अब 53 लाख करोड़ पर है 12 साल में, 3 गुना ज्यादा। यानी आप वॉल्यूम केवल कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर नहीं बोलेंगे, आप ये कहेंगे कितना गुना हुआ, तो हमें लगता है कि मनमोहन सरकार वाज बेटर देन दिस गवर्नमेंट, ये साफ दिखता है जहां तक बजट के आकार का सवाल है। लेकिन कर्ज से तुलना कीजिए तो कर्ज 55 लाख करोड़ को अगर लगभग 200 लाख करोड़ तक अगर पहुंचा दिया गया है मोदी जी आए और अभी के समय में, तो ये एक बड़ी नेगेटिव बात है। दूसरी बात है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ का खर्च है, ठीक है, बड़ा है, 1 लाख करोड़ का फायदा ज्यादा है पहले से, लगभग 8.5% का इंक्रीज है, तो यहाँ ठीक है, ये ग्रोथ दिखाता है, हम इंफ्रा पर खर्चा कर रहे हैं। लेकिन रक्षा में, शिक्षा में आप देखेंगे मनमोहन सिंह सरकार के समय में जो बजट के मुकाबले वो रेशियो था रक्षा का, वो रेशियो से कम गया है, बढ़ा नहीं है रक्षा में बजट, भले वॉल्यूम बढ़ गया, ये चीज है। तो हम ये चिंतित है, एक ऐसे समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये जो रक्षा बजट था इसको और ज्यादा होना चाहिए था, वो नहीं है। आप उसके बाद कहां से निकाले प्रेम जी, कहां का पैसा घटा के इसमें डाला जाता रक्षा में? वैसे बढ़ा है, 1 लाख करोड़ के आसपास बढ़ा है, 1 लाख करोड़ के आसपास बढ़ा है, 15% अप हुआ है अगर आप परसेंटेज में ढूंढने के लिए जाएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि कौन सा सेक्टर है उसको छोड़ दिया जाए? 15.2 अप हुआ है,